फ्लाइंग टैंक नाम से मशहूर इन हेलीकॉप्टर की तैनाती पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों को टारगेट पर रखते हुए की जा रही है। अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे 1 मिनट में 625 राउंड फायर करने में सक्षम है और 120 राउंड फायर एक साथ कर सकता है। इसमें ताकतवर हेलफायर मिसाइलें लगी हैं, लंबी दूरी तक दुश्मन सेना के टैंक, बंकर, रडार स्टेशन समेत अन्य सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकती हैं। इसका मटमैला रंग राजस्थान के लिहाज से खास है। आ गया उड़ता टैंक, दुश्मन पर भारी संकट। एडवांस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, चीन पाक कांपे थरथर। अपाचे का निशाना अचूक, दुश्मन के इरादे चकनाचूर। दिन और रात दोनों का महाबली दुश्मनों में मचाएगा खलबली। जिसके नाम से दुश्मन कांपे, आ गया अपाचे। दुश्मनों को मिटाने, भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने आ गया अपाचे। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। अपाचे के अटैक की कल्पना से ही दुश्मन सिहर उठते हैं। ऐसा है अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे का खौफ। लंबे इंतजार के बाद भारतीय सेना को अपाचे मिल गया है। वायुसेना के पास पहले से अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है, इसलिए अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को थल सेना को सौंपा गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंची। भारतीय सेना को 3 बोइंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिला। जोधपुर में होगी अत्याधुनिक युद्धक हेलीकॉप्टर की तैनाती। पश्चिमी मोर्चे पर सेना की सामरिक शक्ति को मिलेगी मजबूती। भारतीय सेना में पहले से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद। नई खेप के साथ 25 हुई अपाचे हेलीकॉप्टर की संख्या। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे एडवांस मल्टीपर्पस लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में एक है। खुद अमेरिकी सेना भी इस पर भरोसा जताती है और इसका इस्तेमाल करती है। अमेरिकी कंपनी बोइंग से भारत ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील की है, जिसमें से पहली खेप में 3 हेलीकॉप्टर मिले हैं। बाकी 3 साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है। अपाचे की डिलीवरी पर भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा, भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे, यह सेना के लिए ऐतिहासिक पल है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर अपने घातक और सटीक हमलों के कारण वायुसेना और थल सेना दोनों के लिए काफी मददगार है। उड़ता हुआ टैंक और फ्लाइंग तोप के नाम से मशहूर अपाचे हेलीकॉप्टर थल सेना में शामिल होकर अब जमीनी ऑपरेशन को सफल बनाएगा। भारतीय सेना की मारक क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। अपाचे हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिन और रात हर मौसम में दुश्मन को मारने की ताकत रखता है। 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है अपाचे हेलीकॉप्टर। ये 16 एंटी टैंक AGM, 114 हेलफायर स्ट्रिंगर मिसाइल से लैस है। एक बार उड़ान भरने के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर 3 से 3.5 घंटे तक हवा में रह सकता है। अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे देशों में रियल युद्ध में अपाचे का दम दुनिया देख चुकी है। इसलिए भारत के इस बाहुबली से पाकिस्तान थर थर कांपता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे जटिल से जटिल युद्ध में भी ये दुश्मनों पर हावी रहता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता टैंक इसलिए कहा जाता है, इसमें 30 मिलीमीटर की 2 ऑटोमेटिक गन लगी होती है। एक बार में 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। ये गन चलते फिरते दुश्मन को भी बनाती है निशाना। हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम से जटिल युद्ध के लिए प्रभावी। एंटी टैंक मिसाइलों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की क्षमता, नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम से लैस। दिन रात और किसी भी मौसम में सफल ऑपरेशन। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक फायर करने की क्षमता अपाचे हेलीकॉप्टर को घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाती है। इसका निशाना अचूक, सटीक और बेहद प्रभावी होता है, यानी ये जमीन पर दुश्मनों को खाक में मिला देता है। 2 पायलटों के लिहाज से विकसित अपाचे हेलीकॉप्टर युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है। एक पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाता है तो दूसरा पायलट हथियारों से दुश्मनों पर कहर बरपाता है। रडार में आसानी से पकड़ में न आने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर
दुश्मनों के लिए संघारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। AH-64 अपाचे, इसके अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन AH-64 अपाचे सबसे अलग वर्जन है, सबसे एडवांस वर्जन है AH-64E, जो कि अपाचे का वो संस्करण जो भारत करीब 6 आने हैं, 3 पहुंच चुके हैं और 3 इस साल के अंत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भारत के पास अपाचे पहले से मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना के पास करीब 22 अपाचे पहले से हैं, यानी इस वक्त भारत में 25 अपाचे संख्या है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। एयर वाइस मार्शल मेरे साथ OP तिवारी सर इस वक्त जुड़ रहे हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल JK बंसल मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए और चीजों को मेरे जरिए मेरे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि वो समझें कितना बड़ा परिवर्तन है। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी सर, AH-64E अपाचे किस लिहाज से बेहतर है, और इससे पहले ये IAF के पास रहा है, तो मुझे ये बताइए ये कितना अलग हेलीकॉप्टर है। जहां तक भारत के अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात मानी जाए तो प्रचंड के बाद ये दूसरा हुआ। देखिए, भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर पहले भी थे। हमने श्रीलंका ऑपरेशन में Mi-25 और Mi-35 को काफी इफेक्टिवली यूज किया था। तो इसका प्रयोग क्या होता है, बॉर्डर से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता, बॉर्डर के इस साइड से रह के टैंक्स को, जो उनके टारगेट्स हैं या इवन जो बंकर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मूविंग टारगेट्स हैं। इसके लिए तो हमारा जो टेरेन है पाकिस्तान बॉर्डर में और चाइना बॉर्डर में बहुत ही इफेक्टिव है, इसका एप्लीकेशन बहुत इफेक्टिव है। इसका अफगानिस्तान में टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे HAL जो रुद्र और ये प्रचंड जो डेवलप कर रहे हैं ये आएंगे, लेकिन इनकी जो फॉरवर्ड लुकिंग रडार्स है, सेंसर्स हैं, जिससे ये मूविंग टारगेट को आइडेंटिफाई करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेंसर आर वेरी हाई डिफाइंड जो इनके, प्लस मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटीज है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये हमारी आर्मी को एक लोकल सपोर्ट, क्लोज सपोर्ट देता है। सपोज आगे से आर्मामेंट अगर बंसल साहब बताएंगे, अगर आर्मर मूव कर रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, कमजोर करने के लिए, आर्मी इन्फेंट्री को आगे बढ़ने के लिए क्लियर कट रास्ता बनाता है ये। तो ये इसका एप्लीकेशन का यूज कहां पर होगा, और डिफिकल्ट टेरेन में होगा, ताकि आर्मी के सपोर्ट के लिए। अभी तक 2 स्क्वाड एयरफोर्स के पास थे, एयरफोर्स मेंटेन कर रहा था, उससे ताकत बढ़ी थी, इसका हम प्रयोग करते थे। इवन सर्विलेंस में भी प्रयोग होता है ये बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब सर्वाइविलिटी, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे आर्म्स को भी, छोटे आर्म्स फायर को कैटर कर सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इस मामले में बहुत मजबूत है और अपने आप को ये टेस्टेड है। 1986 ऑनवर्ड्स अमेरिकन आर्मी में अपने आप में उन्होंने इंडक्ट किया था, यूज कर रहे थे, कई देशों ने खरीदा हुआ है। और डिटेल कैपेबिलिटी तो आपने बता ही दी, लेकिन इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी, आर्मामेंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है, इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसको भली भांति अच्छी तरीके से पूरक है, उसका ये काम करता है। तो इससे हमारी ताकत बहुत मजबूत होगी, ये एक एडेड एडवांटेज है, ये कैटलिस्ट है इंडियन आर्मी का एफिशिएंसी बढ़ाने में, इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन की एफिशिएंसी बढ़ाने में, प्लस अपनी आर्मर को मजबूत करने में। बिकॉज उनके आर्मर को डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारे टैंक्स आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ये Mi-25 या Mi-35 से थोड़ा काफी एडवांस्ड है, बट इंडियन एयरफोर्स के पास ये जहाज पहले थे, मतलब इस टाइप के जहाज रशियन ओरिजिन के थे, लेकिन इन्होंने एडवांसमेंट कर लिया, हमने अमेरिका से लिया है। ये अच्छे जहाज है और हमारी एफिशिएंसी से इससे काफी फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा। मेजर जनरल JK बंसल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल JK बंसल, एयरफोर्स के पास अपाचे मौजूद हैं, सेना के पास पहली बार आए हैं और इनको राजस्थान के बॉर्डर्स पर जो चुनिंदा जगह हैं वहां तैनात किया गया है, और इसके लिए भारतीय आर्मी ने भी एक आज एक्सपोस्ट किया है। 75 में इसके प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट हुई थी अपाचे की, और करीब 50 साल का वक्त है। मेरे ख्याल से अगले 1 महीने बाद 50 साल पूरे हो जाएंगे प्रोटोटाइप की फ्लाइट के बाद। भारतीय सेना के पास अगर अब ये आया है तो क्या ये अभी भी इतना एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है कि इसके बराबर का अटैक हेलीकॉप्टर, कि इसके बराबर का कोई दूसरा वर्ल्ड में 50 सालों में भी नहीं मौजूद है? और भारत को मिलने से हम कितना एडवांस होंगे? जाहिर बात है हमारे दोनों एडवर्सरीज के पास अपाचे नहीं है। नमस्कार राजीव जी। सर नमस्कार। देखिए, आपने कहा कि 50 साल से इसमें निरंतर जो है चेंजेस या डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है।
ये देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो जो अब इनमें उसको कोप अप करना किसी और कंट्री, रशिया कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन और कोई कंट्री कर नहीं पा रहा है। तो ये बहुत ही एक एडवांस टाइप का है, जिसे इसको कहा गया है ये फ्लाइंग जो है वो आर्टिलरी है या गन्स है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता बहुत है। इससे जो है हम एक इंटेलिजेंस भी गैदर कर सकते हैं, और ये किसी भी मौसम में उड़ सकता है, कैसा भी हो, चाहे बारिश हो, बर्फ हो, किसी में भी जा सकता है। नेविगेशन अच्छा है, तो और स्टिल्थ है, इसको पकड़ना लो हाइट पे भी फ्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे इसमें के अंदर में काफी है, और इसकी मारक क्षमता जो 480 किलोमीटर तक है। तो ऑलमोस्ट जो ज्यादा मेजर ठिकाने हैं, जो बेसिस हैं मिलिट्री के या अम्युनिशन बेसिस हैं या एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के, तो अब जोधपुर में जब ये होगा तैनात, तो काफी आ जाते हैं उसमें। आप रफी के ले लीजिए, मुरीद, नूर खां, पसूर, सुकूर, सरगोधा, चकाला, ये सारे बहुत सारे जो इनके इम्पोर्टेंट, जहाँ पे इनके अम्यूनिशन हैं, इनके एयर बेस हैं पाकिस्तान के, वो सबकी रेंज में आ जाते हैं। तो इस तरह से देखने से जो है ना, ये भारत की जो अब क्षमता पहले भी थी, और जो आर्मी की जो खास करके वो बहुत बढ़ जाती है। कि अभी कोई डिपेंडेंट या कोई कहने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ एयरफोर्स को इनवाइट किया जाए। एयरफोर्स तो अपना काम करती है, बॉम्बिंग वगैरह करती है, लड़ाई के मैदान में सारे जो एयर की तो सुपीरियर पावर होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे जो भारत की मारक क्षमता और हमारी सेना की मारक क्षमता, खास करके जो आर्मी की जो मारक क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। और बढ़ने से जो है ये जो है दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा डिटरेंट होगा, और दुश्मन कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा किसी भी तरह से भारत की तरफ देखने के लिए। जी राजीव जी। वाकई दुश्मन कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा भारत की तरफ देखने से। लेकिन जब तक मेजर जनरल जेके बंसल सवाल कर रहे थे, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर, मैं बैठे बैठे अपाचे का एक यहाँ पर सुनते सुनते एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा था अपने पेज पर, और मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी, जो हम जैसे जो आर्मी से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज जिनके पास नहीं होती है, और ज़्यादातर दर्शक भी, वो मैं आपसे पूछ लूं। अपाचे में हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड के ऊपर एक बॉक्स गोल लगा रहता है, ये बॉक्स क्या होता है, और क्या ये बॉक्स मॉडर्न वॉरफेयर में अपाचे को लीथल बनाता है? इस बॉक्स में होता क्या है? क्योंकि कई सारे दर्शक पूछ भी रहे हैं, और उन्होंने पूछा भी कि आखिर ये अलग चीज क्या लगी है जो किसी और हेलीकॉप्टर में नहीं होती। इसके रोटर में जो सेंसर लगा हुआ है, बेसिकली जो बड़ा बगटा है सेंसर है, वो सेंसर बहुत ही सेंसिटिव है और काफी इंफॉर्मेशन है। प्लस लेजर गाइडेड, जहां भी लेजर मार्क करना, आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। तो रोटर पे रडार कहिए या सेंसर कहिए, वो लगा हुआ बड़ा लंबा है, और ऐसे कुछ नहीं होता। दैट इज इसकी अच्छी क्वालिटी है। मी 35 के साथ कंपेरिजन इसका रशिया था, लेकिन ये फार सुपीरियर, बहुत ही बढ़िया है जहाज है ये। एंड इसकी वो सिद्ध कर चुका आपने। हमने श्रीलंका ऑपरेशन में Mi-35 यूज किए थे, इफेक्टिव थे, लेकिन इस टरेन में और उसके लिए हमें अपाचे को, जो हमारे जो अभी एडवर्सरी, जो पोटेंशियल एडवर्सरी है, मैं तो नहीं कहूंगा कि हमेशा हमारा चाइना से या पाकिस्तान से वार होगा, लेकिन तैयार रहने अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स के पास है, वो अपना रोल कंडक्ट करेंगे, प्लस इंडियन आर्मी के पास है, वो अपना रोल कंडक्ट करेगी, सबका अलग होगा। देखिए मेरे ख्याल से बंसल साहब बताते हैं, इंडियन आर्मी के साथ बेसिकली आर्मर्ड रेजिमेंट के साथ ही काफी होती है, बट हियर जो है हमारा पहले जो क्लोज सपोर्ट, एयर सपोर्ट हम इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट से दिया करते थे आर्मी के लिए, वो अब ये रडार, हमारे ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये काम करता है इसमें, ये प्लेस करेगा। और इसकी कैपेबिलिटी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मूविंग टारगेट, जो रोटर पर लगा हुआ है, उसका मूविंग टारगेट आइडेंटिफाई करना और उसको डिस्ट्रॉय करना, ये सब इसकी कैपेबिलिटीज है। सो सेंसर्स जो लगे हुए हैं, लेजर गाइडेड लेजर्स जो है इनके हैं, ये फॉरवर्ड लुकिंग रडार से, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। बेसिकली हमें फायर करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फायर हमें प्रिसिशन के साथ करना चाहिए, जो कि हम अब सिंदूर में सिद्ध कर दिया, दैट इज अत्यंत आवश्यक है। प्लस जो हमारे जो एयरक्राफ्ट एशियन बना रही है, प्रचंड है या है, ये आएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन इनकी भी एफिशिएंसी अलग है। लेकिन ये सब थोड़े, ये जो क्या ये अपाचे जो ज्यादा ही एडवांस्ड है, एंड इससे हम सीखेंगे, इससे अकॉर्डिंगली प्रचंड को भी मॉडिफाई करना पड़ा। प्रचंड के स्क्वाड्स हमारे बने हुए लगे हुए हैं, तो और मॉडिफाई करेंगे। और डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट रखना अत्यंत आवश्यक है किसी भी मिलिट्री के पास है, सबका रोल थोड़ा अलग अलग होता है। तो खाली हम चाहें कि एक ही टाइप के जहाज से, एक ही टाइप के हेलीकॉप्टर से हम पूरी एफिशिएंसी मीट कर सके या पूरी रिक्वायरमेंट मीट कर सके, ये असंभव तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है एफिशिएंसी पर। इसलिए हर तरह के हेलीकॉप्टर अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया है और अपने पास लिया है, और अपनी शक्ति और अपनी ताकत बढ़ाई है।
मेजर जनरल जेके बंसल, इसके बारे में, अपाचे के बारे में, H-64E के बारे में कहा जाता है कि इसमें हेलफायर मिसाइल्स लगी होंगी। ये हेलफायर मिसाइल्स तो यूएस की मिसाइल हैं। इसका मतलब कि अगर हम इसे फुल कैपेबिलिटीज के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में इस्तेमाल करना है तो हमें हेलफायर मिसाइल का भी जखीरा अमेरिका से लेना होगा। क्या भारत की मिसाइलों के लिए इसमें कोई एडवांसमेंट की बात फ्यूचर में आप देखते हैं, या ऐसी की गई है जो 2020 में समझौता हुआ था 6 अपाचे के लिए? देखिए, जो समझौता होता है, ज्यादातर कोई भी जब वेपन आता है तो इंडिया की ये कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ पर ही वो डेवलप हो, हमारे इसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, जिससे कि ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। लेकिन जहाँ तक कुछ कंट्री हैं, जिसमें अमेरिका भी आ जाता है, फ्रांस भी आ जाता है, ये अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, जबकि रशिया हमारे साथ में इस तरह की टेक्नोलॉजी हमेशा शेयर करता रहता था। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई इस तरह का हमारे को वो देंगे। जो हेलफायर वगैरह है वो हमको अमेरिका से ही लेनी पड़ेगी। हो सकता है बाद में कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि जो है हम डेवलप कर लें, और डेवलप करने के बाद में उनकी बिल्कुल सहमति से ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब ने देखा था कि जैसे मान लिया एक कोड, सोर्स कोड है, जब राफेल के लिए हुआ था तो उसमें फ्रांस ने मना कर दिया था। तो जो सप्लायर है उनका साथ में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर ये बात देखनी माननी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पे अभी सेल्फ रिलायंस बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी बहुत समय वक्त लगेगा कि हम पूरे डिपेंडेंट होंगे हर एरिया में। हालांकि जहां तक मिसाइल का सवाल है, मिसाइल में हम बहुत एडवांस स्टेज में है। ये बहुत जल्दी शुरू कर दी थी डॉक्टर कलाम, जो उसके डायरेक्टर थे शुरुआत में, वो 80s में शुरू करके 89 में हमने पहली अग्नि मिसाइल फायर करके उसके बाद में निरंतर डिफरेंट टाइप की मिसाइल बनती जा रही है। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि 5 है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, वो भी हमने डेवलप कर लिया। लेकिन इन एरियाज में चाहे आप एयरक्राफ्ट एलसीए ले लीजिए या हेलीकॉप्टर ले लीजिए, इसमें थोड़ा इंडिया को वक्त लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया अपनी तैयारी करने के लिए जो हमारे ऊपर बेस्ट, हमको जो बेस्ट है वर्ल्ड में, उसकी अभी रिक्वायरमेंट हो रहा है, जिससे हमारी सेना के अंदर में पूरी क्षमता से, और जो मॉडर्न वारफेयर के लिए जितने भी वेपन चाहिए वो अब भारत ले रहा है, जिससे कि भारत को किसी तरह की ऐसी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े कि कहीं पे भी। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे हमारी एयरफोर्स ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए। नेवी के अंदर में भी बहुत सारे हमारे जो वेसल्स हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत जो है पूरी तरह से तैयार है और सक्षम है अपनी जो डिफेंस के लिए, जो कि अब बहुत ही अभी $6 बिलियन जो अलग से दिए हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने, तो ये सब मिला करके एक हम वेपन में काफी सशक्त हैं। जी। एवीएम ओपी तिवारी सर, पहले माना जाता था कि जो फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके लिए नाइट में वॉर में एंगेज होना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन इसके साथ शायद ऐसी बात नहीं है। इसमें फुल आईएफआर कैपेबिलिटी की भी बात है, और साथ ही हेलमेट माउंटेड जो आईआर व्यू है वो भी है। ये दोनों चीज़ें समझाइए कि कैसे अलग करती हैं। क्यों हमारे देश का आम नागरिक समझे कि जो पैसा इन हेलीकॉप्टर्स के लिए दिया गया है वो एकदम स्टैंड अलोन करता है भारत को अपने एडवर्सरीज के सामने। देखिए राजीव, बॉर्डर मूवी ने काफी लोगों को अवगत करा दिया था कि हंटर्स कह रहा था सुबह होंगे तभी एयरबोर्न होंगे। ठीक है, तो पहले के एयरक्राफ्ट जो बने थे, पुराने एयरक्राफ्ट थे, उनकी नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज नहीं थी। नाइट में पूरा विजुअल फ्लाई करना पड़ता था, विजुअल बॉम्ब करना पड़ता था। जैसे हम कैनबरा के हैं तो हमें पता था कैसे प्लान नाइट फ्लाइंग करते थे, और कैनबरा बॉम्ब गिराना 71 में अच्छा ऑपरेशन किया था। उनको 2 मेंबर थे, एक पायलट होता है, एक नेविगेटर बॉम्बर होता था, वो था। बट सिंगल एयरक्राफ्ट के लिए, सिंगल पायलट के लिए नाइट वाला ऑपरेशन नहीं था, जब तक ये सेंसर्स और बाकी जीपीएस और गाइडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम ये सब नहीं लगे तब तक। अब देखिए सारे एयरक्राफ्ट आजकल नाइट सेंस, तो मतलब नाइट फ्लाइंग डिवाइसेज तो मतलब हेलीकॉप्टर्स में लग गई हैं। तो ये नाइट फ्लाइंग डिवाइसेज मींस की इवन एक छोटी सी लाइट स्पार्क जो सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। तो बेसिकली इसको हमें ट्रैक करना है। इसकी एयरक्राफ्ट की पर्टिकुलर कैपेबिलिटी क्या है? ट्रैक करना, पहले आइडेंटिफाई करना, ट्रैक करना, और उसको फॉलो करके डिस्ट्रॉय करना। इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली स्टेशनरी, तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। इसको आइडेंटिफाई करना, लेजर के जरिए अपने फॉरवर्ड लुकिंग रडार से या सेंसर के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, और कहां तक मूव कर रहा है और हमारा हेलीकॉप्टर कैसे मूव कर रहा है। तो एक लाइन ऑफ इक्वल बेरिंग एडजस्ट करनी पड़ती है फायरिंग करने के लिए, ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके।
नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट ये डिस्ट्रॉय कर सके। ये कैपेबिलिटी अत्यंत आवश्यक है। आप आजकल की वॉर दिन की नहीं होती, रात को ज्यादा होगी। जैसे सिंदूर पे देखा आपने, इराक ने भी जिस तरह ईरान में भी अमेरिका ने अटैक किया था, सब रात को किया था। एवरीथिंग हैपेंस इन द लाइट, इन द नाइट। तो ये नाइट ऑपरेशंस की जो डेवलपमेंट है पिछले 20 साल से काफी आगे बढ़ी है। हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं वेरी वेरी कैपेबल फॉर ऑल नाइट फ्लाइंग। लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स काफी पुराने थे, वो नहीं काम कर पा रहे थे। मी-30 है और नॉट वेरी इफेक्टिव इन द नाइट। मी-25 प्लस पुराने हो गए थे, हमने इसको फेज आउट भी कर दिया। लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है बेसिकली द सेंसर्स, लेजर गाइडेड, जहां पर भी अगर बॉम्ब गिराना है, अगर एक हमने लेजर गाइडेड ओपन कर दिया तो हमारी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाती है। बहुत पहले के जमाने में लेजर गाइडेड के लिए एक हमारे स्पेशल फोर्सेज जाया करती थी, उसको टारगेट को पॉइंट करते थे और उस लेजर से जाके फाइटर ड्रॉप किया करते थे। तो ये सब टेक्नोलॉजी पास्ट भी हो गई है। अब जिस तरीके से ये अपने इस हेलीकॉप्टर में अपाचे में किया है, ये काफी आगे बढ़ रहा है। इसको सीखते हुए हमारे जो अगले जो प्रचंड हैं एचएएल के, वो भी काफी कैपेबल होंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रचंड का डेवलपमेंट चल रहा है, इट गोइंग टू टेक सम टाइम। जहां तक आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई आपकी मिसाइल्स, मतलब हमारे जो वेपन से इसके ऊपर लोड हो पाएंगे कि नहीं लोड पाएंगे, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। हम कई बार फंस चुके हैं। जनरल साहब ने सही आंसर दिया कि राफेल के इशू भी हुआ था। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो, अपने जहाज हो और अपने जो मिसाइल्स हो हम डेवलप कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करते रहें और उसको लॉन्च करते रहें। नहीं तो वी आर स्टक विद द सेम मिसाइल, हेलीफायर जो मिसाइल है, स्टक हो जाएंगे। बिकॉज अब एडवर्सरी जो है, हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हमें उसके मिसाइल के बारे में, एनिमी के मिसाइल के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके एनालाइज करते हैं कि क्या कर सकते हैं, फायर करेंगे तो कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैसे उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को ओवरऑल करने के लिए इस मिसाइल को बार बार डेवलप करना पड़ता है, ताकि फ्रिक्वेंसी अलग हो, वो अलग हो। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन बाहर से जब खरीदेंगे उस पर नहीं कर सकते। तो जहां तक एफिशिएंसी का सवाल के लिए हमें प्रचंड को फुली भली बात वेट करना पड़ेगा। जब तक पूरे स्क्वाड्स एचएएल जो सब मैन्युफैक्चर करा, पूरे स्क्वाड्स तैयार हो जाएंगे तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। नहीं तो इन बिटवीन इस पीरियड के लिए हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें तैयारी रहना पड़ेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑपरेशंस ओवरनाइट हो जाता है, एक एक्टिविटी करने में रेडी होना पड़ता है। आपने जो कहा, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, चलिए अपने दर्शकों को बता देते हैं भारतीय वायुसेना ने क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। नाइट में फाइट हो रही थी, रात की लड़ाई थी। टारगेट कैसे चुने गए, एक एक करके। स्कर्दू एयरबेस कहां है, अगर आप लोगों को पता हो तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर स्कर्दू एयरबेस पड़ता है। नूर खान एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, चूनिया एयरबेस, सक्कर जो कि सिंध में पड़ता है एयरबेस, रफीकी एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, जैकोबाबाद एयरबेस, भोलारी एयरबेस और इसके साथ मुरीद के एयरबेस। लेकिन इसके साथ देखिए और भी आपको हम चीजें यहां पर दिखा दें। ये खास क्यों है ये एयरबेस? इसमें सबसे ज्यादा खास एयरबेस थे जब भारतीय वायुसेना ने हमला किया। हम हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और भारत के एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं। रफीकी तो नहीं, लेकिन सरगोदा, जैकोबाबाद और इसके साथ नूर खान एयरबेस जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, ये 3 एयरबेस ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों में लाने पर सबसे बड़ा रोल किया। और ये सारा काम भारत ने रात के अंधेरे में किया था, टेक्नोलॉजी की उस एडवांसमेंट के साथ जिसकी बात होती है। ये देखिए पाकिस्तान, ये है इस्लामाबाद, ये रावलपिंडी जहां पर जीएचक्यू पाकिस्तान का है, ये लाहौर पड़ता है जो कि अमृतसर से लगा हुआ है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ये जैकोबाबाद एयरबेस है, रहीम यार खान है, बहावलपुर और कराची। बहावलपुर में क्या था? बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था जिसे उड़ा दिया गया। उसके साथ लाहौर से, यहाँ ये लाहौर के पास, ये लाहौर है, इस्लामाबाद के पास थोड़ा आगे हटते हुए मुरीद के था, मुरीद के में भी तबाही हुई। इस्लामाबाद के पास यहाँ चकलाला एयरबेस है जिस पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया था। तो कैसे भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। ये वो पॉइंट्स हैं अलग अलग जो टारगेट पर रखे गए थे। कराची का 71 में भारतीय नौसेना ने इसको पूरा कवर कर लिया था। लेकिन इस बार नौसेना तो यहां पर लगातार मौजूद थी, लेकिन नौसेना का जो कहते हैं वार करने की जो जिम्मेदारी है वो तब तक पहुंचती
तब तक पाकिस्तान डीजीएमओ के जरिए गुहार लगा चुका था कि इस चीज को अब बंद किया जाए, पाकिस्तान और आगे इस पे नहीं बढ़ सकता। हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे थे, हम भारत के मिशंस की बात कर रहे थे, वो आप सब यहां पर समझ पा रहे होंगे कैसे पाकिस्तान को कवर कर सकता है भारत और कैसे इन जगहों पर भारत अपाचे का अब इस्तेमाल कर सकता है। ये इन तस्वीरों से आप समझ पा रहे होंगे। मेजर जनरल जेके बंसल, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया, यहां पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत खास रहा था इस पूरे दौरान। तो चलिए इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार, बेमिसाल बेमिसाल।